विषय से नहीं भटके और बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग बातचीत करें। देखिए, अगर हमने किसी भी एक क्षेत्र में बड़ा काम करना है तो उसके लिए एक चीज की जरूरत है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं विजन। विजन को हम लोग कहते हैं दूर की सोच, दूरदृष्टि जिसे हम लोग कहते हैं। तो आरसीएम बिजनेस में अगर आपने कामयाब होना है तो आप आरसीएम बिजनेस में आपको कल क्या मिलेगा वो मत देखिए। आप 10 साल के बाद क्या मिल सकता है, 20 साल के बाद आरसीएम बिजनेस आपको क्या दे सकता है, लेवल क्या दे सकता है, इनकम क्या दे सकता है, उस सोच के साथ में काम करने की जरूरत है। तो इस टॉपिक पे थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। आरसीएम बिजनेस का विजन क्या है, क्या हो सकता है आरसीएम बिजनेस में आने वाले समय में। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट है, तो उससे पहले हम लोग विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का हमारे देश में क्या विजन है। विजन किसे कहते हैं सर हम लोग? विजन के अगर हम अंग्रेजी के मायने देखेंगे तो डेफिनेशन आपके सामने है। एक ऐसी योग्यता को हम लोग विजन बोलते हैं जिससे हम लोग भविष्य में क्या मिल सकता है उसको अपनी इमेजिनेशन से और अपनी विजडम से, अपनी बुद्धि से देख पाए, उसको हम लोग विजन कहते हैं। यानी मौजूदा समय में जो हम निर्णय लेते हैं उन निर्णयों को लेते समय 20 साल बाद का देखना विजन कहलाता है। तो आप जो भी निर्णय लें उस दृष्टि के साथ में लें। डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आपके सामने है जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन जारी की थी। उस गाइडलाइन की डेफिनेशन मैंने ली है। डायरेक्ट सेलिंग मींस मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट टू द कंज्यूमर्स। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जो परमानेंट स्ट्रक्चर है मार्केटिंग करने का, जो ट्रेडिशनल वे है, उससे हटके लोगों को अपने घरों में बुलाते हैं या उनके घरों में जाके एक व्यक्ति किसी के घर पे जाता है और वहां पे जाके उसको अपना प्रोडक्ट दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेशन देता है। तो सिंगल लेवल मार्केटिंग में एक व्यक्ति जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसी को मैक्सिमम बेनिफिट होता है, बहुत ज्यादा टीम वर्क नहीं होता। मल्टी लेवल मार्केटिंग में चूंकि एक नेटवर्क बनता है, मल्टी लेयर्स बनती हैं, जब भी प्रोडक्ट सेल होता है उस लेयर्स में जितने लोग हैं सबको अपना एक प्रॉफिट मिलता है। तो इसलिए मल्टी लेवल पूरी तेजी के साथ में पूरी दुनिया में आगे बढ़ने लग गया। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गया सर ए विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की हमने बातचीत की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, वो है इंडिया। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या। इंडिया में सबसे सुनहरा भविष्य होगा। कुछ लॉजिक्स मैं आपको देना चाहता हूं, कुछ तर्क आपको देना चाहता हूं। इंडिया इज आइडियल कंट्री फॉर डायरेक्ट सेलिंग। हिंदुस्तान सबसे उपयुक्त देश है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। क्यों है? पहला कारण, 138 करोड़ की जनसंख्या है, 138 करोड़ पॉपुलेशन हमारे देश में। हमारे देश में सर 138 करोड़ लोग रहते हैं, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। चूंकि जो बिजनेस है वो इस प्रकार का बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कौन यूज करेंगे? प्रोडक्ट यूज करेंगे कंज्यूमर्स, लोग यूज करेंगे। तो लोग अगर ज्यादा होंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ज्यादा वॉल्यूम निकलने वाला है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो हिंदुस्तान को आइडियल कंट्री बनाता है। दूसरी वजह क्या है सर? यंगेस्ट नेशन, दुनिया का सबसे युवा देश हिंदुस्तान को माना जाता है क्योंकि 25 साल से 35 साल की उम्र की सबसे बड़ी संख्या हिंदुस्तान में रहती है। चाइना जनसंख्या की दृष्टि से हमारे से बड़ा है, लेकिन युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा हमारे देश में रह रही है। तो युवा जनसंख्या का और डायरेक्ट सेलिंग का क्या संबंध है? संबंध ये है, युवा के अंदर में जोश है, युवा के अंदर सपने हैं, वो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, जिंदगी में करके दिखाना चाहता है। तो इसलिए युवा लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। तीसरी जो वजह है वो है 54% इन एम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में 54% लोग ऐसे हैं जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, काम धंधा नहीं है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इन 54% लोगों को, ये जो 54% लोग हैं, इनको आप ये मत मानिए कि ये निकम्मे, नालायक, कामचोर हैं, कुछ करना नहीं चाह रहे हैं इसलिए बेरोजगार हैं। अपितु इनके पास में
डिग्रियां हैं, इन्होंने पढ़ाई किया है, इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, इनके पास दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमारे देश में जो पढ़ाई लिखाई की जाती है वो इसलिए की जाती है, ऐसा एक माहौल है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का प्रभाव है आज भी हमारी शिक्षा पद्धति पर, कि नौकरी का मतलब सॉरी, पढ़ाई का मतलब ही नौकरी माना जाता है, इसलिए पढ़ा जाता है नौकरी किया जाए। एमबीए में भी बच्चे उस कॉलेज को चुनते हैं जिस कॉलेज में ज्यादा पैकेजेस मिलते हैं। तो ये हर जगह ये चीज दिखाई देती है, तो इसलिए 54% लोग हैं ना, ये नौकरी चाहते हैं। नौकरी इतने सारे लोगों को मिल नहीं सकती, लिमिटेशंस है, कंप्यूटर आ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, और जितनी आगे बढ़ेगी उतने ही अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी में छुट्टी हो जाएगी, व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन नौकरियों की छुट्टी होती चली जाएंगी। तो ये जो 54% लोग हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है अनएम्प्लॉयमेंट की जो हमारे देश में है। दूसरे लोगों देशों में ऐसा नहीं है। कुछ आंकड़े हम लोग इकट्ठा किए हैं यहाँ पे। अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ है, 71.4% लोगों के पास में रोजगार है। रसिया, ब्राजील और चाइना के आंकड़े आप देख पा रहे हैं। इंडिया की 138 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 46% लोगों के पास में रोजगार है, यानी 54% लोग हमारे देश में बेरोजगार है। तो ये इंडिया को एक आइडियल कंट्री बनाता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। इन 54% लोगों को अगर हमने कन्विंस कर दिया कि आरसीएम बिजनेस नौकरी से बढ़िया है, नौकरी में तो आपको मिलेगी तो 60 साल में रिटायर कर देंगे, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप 4-5 साल ढंग से काम करने के बाद में आपका ये बिजनेस आपकी अगली जनरेशन को जा सकता है। नौकरी से अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हमने इन 54% लोगों को कन्विंस कर दिया तो ये 54% लोग हमारे साथ में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर ये जुड़ते नहीं है तो इसलिए कहीं ना कहीं हम कन्विंस नहीं है, हमारी अप्रोच सही नहीं है, बताने का तरीका सही नहीं है, तो इसलिए ये 54% लोग जो हैं हमारी पकड़ से, हमारी पहुंच से कहीं ना कहीं दूर हैं। चौथा पॉइंट कहता है मोस्ट सोशली बाउंड। हमारा जो देश है सोशली, सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा बाउंडेड है, मिला जुला है एक दूसरे से। हमारे देश में हम रिश्तेदारियों को, बहुत लंबी रिश्तेदारियों को भी हम निभाते हैं। घर में शादी होती है, शादी में दादाजी की जहां ससुराल थी और ससुराल वालों का भी आगे जो रिलेशन है, वहां से भी अगर कोई व्यक्ति को कार्ड नहीं दिया तो रिश्तेदारियां नाराज हो जाती हैं कि भाई हमें क्यों नहीं बुलाया शादी में, उल्हाना मिलता है। तो इसका क्या लिंक डायरेक्ट सेलिंग से? इसका सीधा सीधा लिंक ये है, जब आपकी रिश्तेदारियां ज्यादा हैं तो आपकी लिस्ट बड़ी बनेगी, लिस्ट बनी बनेगी तो लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार आपको नेटवर्क में ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे, प्रोडक्ट सेल करने में आपको आसानी रहेगी। तो ये पॉइंट फिर हिंदुस्तान को, क्योंकि दूसरे देशों में इतना सोशली बाउंडेशन इस प्रकार की नहीं है, तो ये हिंदुस्तान को आइडियल कंट्री बना रहा है सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो फिर आपके लिए टॉप प्रायोरिटी बन सकती है आरसीएम बिजनेस। पॉइंट क्या कहता है? ओनली $2,477 million आउट ऑफ $1,80,479 million। इसमें ये बताने का प्रयास आपसे किया जा रहा है कि टोटल जो टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 2019 में, वो था $1,80,479 का। इतने बड़े टर्नओवर में से हिंदुस्तान की हिस्सेदारी थी मात्र $2,477 मिलियन। यानी जनसंख्या इतनी बड़ी, लेकिन हिस्सेदारी की बातचीत आए तो हम लोग कहीं पे भी नहीं। जो दुनिया के 10 बड़े देश हैं डायरेक्ट सेलिंग के 2019 में, उनमें हिंदुस्तान का नाम कहीं नहीं है। ये हिंदुस्तान को आइडियल कंट्री बनाता है। आइडियल कंट्री इसलिए बनाता है कि अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ क्यों होने वाला है? मैं आपको वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग के एक डाटा के बारे में आपकी नजर दौड़ाना चाहता हूं, क्योंकि चूंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं, उस नाते मेरा काम है ये जानना कि दुनिया में कितना बिजनेस हो रहा है, किस गति से हो रहा है, क्या CAGR है, कौन सा देश कहां पे है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाटाज की गहराई में जाता हूं।
2019 के जो डायरेक्ट सेलिंग के डाटा हैं वर्ल्ड फेडरेशन के, उन डायरेक्ट सेलिंग के डाटाज में उन्होंने 3 साल का सीएजीआर दिया है। सीएजीआर को हम लोग बोलते हैं सीएजीआर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 3 साल का, यानी पिछले 3 साल के बिजनेस को हम कैलकुलेट करके उनका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकालते हैं, तो किस देश का कितना है वो बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का जो 3 साल का सीएजीआर है वो है -0.3%। चाइना का अलग है, इंग्लैंड का अलग है, ब्राजील का अलग है, रसिया का अलग है। हिंदुस्तान का कितना है? हिंदुस्तान का 3 साल का सीएजीआर है 16.3%। ऑलमोस्ट हाई है पूरी दुनिया में। ज्यादा जानकारी के लिए आप WFDSA.org पे जाइए, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। 16.1% ऑलमोस्ट हाईएस्ट है हमारा सीएजीआर। क्यों है सर? क्योंकि 2016 में 9 सितंबर 2016 को हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन निकाली। उससे एक पॉजिटिव माहौल बना देश में। डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां हैं उन्होंने खुल के काम करना स्टार्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स ने अपनी कंपनीज में टॉप प्रायोरिटी पे रख के काम करना स्टार्ट किया और बड़ी तेजी के साथ में हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बढ़ना शुरू हुई। तो 16.3% का सीएजीआर आ गया। तो मैं ये मान रहा हूं ये जो 3 साल का सीएजीआर है ना, यही सीएजीआर आगे रेगुलर मेंटेन रहेगा। हालांकि ये बढ़ेगा, हमारे देश का बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? मैं कारण बताता हूं। 2 बड़े कारण है। पहला कारण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 में जो पारित हुआ था, उस बिल में डायरेक्ट सेलिंग को इंक्लूड किया है और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूलिंग बनने जा रही है। किसी वजह से वो अटकी हुई है, बहुत जल्द आएंगी। जिस दिन आएंगी एक और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा और तेजी के साथ में इंडस्ट्री ग्रो करेगी। हम लोगों की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ये डिमांड है कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में एक रेगुलेटरी बॉडी बने। जिस प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी को चलाने वाले एक रेगुलेटरी बॉडी है, जिस दिन वो रेगुलेटरी बॉडी बन जाएगी, मे बी 2 साल लगे, 5 साल लगे, 7 साल लगे, एक लंबा प्रक्रिया है। टर्नओवर बढ़ेगा तो वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपका साइज थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हर चीज की एक कॉस्ट होती है। अगर रेगुलेटरी बॉडी बनती है तो उसको गवर्न करने के लिए इतने सारे एम्प्लॉय चाहिए, कॉस्ट है गवर्नमेंट की भी, तो वो सारी कैलकुलेशन रहती है। तो शायद 5-7 साल लग जाए, लेकिन जब बनेगी पूरी तेजी के साथ में बूम करेगी हमारी इंडस्ट्री। लेकिन वो पॉइंट मैं कंसीडर नहीं कर रहा अभी। मैं क्या कर रहा हूं, पिछले 3 साल का जो सीएजीआर था, उस सीएजीआर को मैं मान रहा हूं कि इसी स्पीड के साथ में अमेरिका आगे बढ़ेगा, इसी में चाइना बढ़ेगा, इसी में ब्रिटेन बढ़ेगा और इसी में हिंदुस्तान बढ़ेगा। और क्या होगा, देखिए ये जो स्लाइड अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें सबसे ऊपर लिखा है 2016 से 2019 का सीएजीआर। इंडिया का 16.3% है, अमेरिका का लिखा हुआ है -0.3%। उसके बाद में ईयर है, इंडिया है, यूएस है। दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे किया है, क्योंकि नंबर 1 से कंपैरिजन करना चाहिए। नंबर 1 पे अमेरिका है। 2019 में इंडिया का टर्नओवर दिया 2477, यूएस का दिया हुआ है। अब इसी सीएजीआर से बढ़ा 2020 में हिंदुस्तान का कितना हो जाएगा? 2880 हो जाएगा। अमेरिका का कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं। तो अगर ऐसे बढ़ते रहते हैं हम 2021, 22, 23, 24 ऐसे चलते चलते, जैसे ही हम 2037 में पहुंचेंगे, इसको मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे, हिंदुस्तान का जो टर्नओवर हो जाएगा वो हो जाएगा 37,528 मिलियन डॉलर का। और अमेरिका का जो कारोबार है, चूंकि उनका सीएजीआर माइनस में है, उनका रह जाएगा 33,356 मिलियन डॉलर का। यानी हम लोग 2037 में दुनिया में सबसे ज्यादा कारोबार करने वाला देश बन जाएंगे और टॉप 10 जो मार्केट हैं उनमें नंबर 1 पे हिंदुस्तान हो जाएगा, जहां आज अमेरिका बैठा है। और टॉप 10 में हिंदुस्तान का कहीं नामो निशान नहीं। कब होगा? 2037 में होगा। तो आज आपको इस विजन के साथ में काम करने की जरूरत है कि 2037 में जब ऐसा होगा, उस समय मैं अगर आरसीएम बिजनेस के साथ में लटका रहा, मैं लटकने की बात कह रहा हूं कि कई बार जब सीट
बस में सीट नहीं मिलती, ट्रेन में नहीं मिलती, लटक के भी चले जाते हैं ना, तो भी हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो अगर आप लटके रहे, आपने छोड़ा नहीं, स्पीड कम ज्यादा भी रखी, तो आप इमेजिन करके देखिए 2037 में जब इंडस्ट्री का साइज इतना बड़ा हो जाएगा, तो आपके हिस्से में भी कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। निकल भी ले सकते हैं आप, या 1 रुपए से 1 लाख से लेकर करोड़ रुपए की इनकम साथियों आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये साथियों नया व्यक्ति आता तो उसको करना है। और आज साथियों जिस शख्सियत का हमने समय लिया है, वैसे मैं किसी का फैन या इस प्रकार से इन बातों में कोई ज्यादा रुचि नहीं रखता, मैं ज्यादा फिल्में भी नहीं देखता, मैंने